Assalamu alaikum. Here is Dr. Naila Khalid with a topic electrophilic substitution. And today's lecture is lecture number 11 from Chem 322. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ऐसी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया जाता है। आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली विद रेफरेंस टू बेंजीन है। बेंजीन रिंग में चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देता है, इसका एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाता है और इससे जो जो प्रोडक्ट बनता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है और दरमियान में जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है। सो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और हम इसको इस सेशन के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्पेशली विद रेफरेंस टू बेंजीन उसको एक्सप्लेन कर सकें, उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उनके मैकेनिज्म को लिख सकें और बाकायदा उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्पेशली विद रेफरेंस टू बेंजीन आप जो है उसको लिख सकें और ड्रॉ कर सकें। ये पार्ट है आपके कोर्स का मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उनमें जो टाइप्स हैं नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डायजो कपलिंग, फॉर्माइलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। Outline of this session includes these mechanism and their types and with special reference to their some examples. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करता है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। एक ऐसी स्पीशी है जो कि या तो पॉजिटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन न्यूट्रल है। तो आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि और बेंजीन के रेफरेंस से अगर आप देखें तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है, क्योंकि 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं रिएक्टिविटी में, तो आप अगर उस पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर सकता है। और इसका जो मैकेनिज्म है इसके 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है और कैसे बनता है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है, सेकंड स्टेप है। एंड द थर्ड स्टेप इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें एरोमेटिसिटी जो है वो रिस्टोर होती है। लेट्स सी इन डिटेल के मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी है जो कि या तो पॉजिटिवली चार्ज होती है या न्यूट्रल होती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या कमी पाई जाती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं, इस ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल हो सकता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। एंड ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। अगर आपने क्लोरीनेशन करनी है, हेलोजिनेशन करनी है, तो ये फर्स्ट स्टेप में आप क्लोरोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, आप इसी तरह आप इसमें देखें कि अगर आपने ये मिथाइल क्लोराइड को लिविस एसिड के साथ ट्रीट किया तो कार्बोनियम आयन बना। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन deficient and positively charged carbocation, so it will act as an electrophile. इसी तरह जो एसाइल क्लोराइड होते हैं, एसाइल क्लोराइड यानी यहाँ पे ये एसिटाइल क्लोराइड लिविस एसिड के साथ जब उसको ट्रीट करते हैं एसाइलियम आयन बनता है। ये आयन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी एक किस्म का इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूमरस एग्जांपल आपको लिटरेचर में मिलेंगी कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। आप कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आप किस तरह जनरेट कर रहे हैं। The second step is the reaction of that electrophile with a benzene, and in this result in the formation of a carbocation. And third step is the restorage of aromaticity, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है और रिस्टोरेज ऑफ एरोमेटिसिटी होती है। जब इलेक्ट्रोफाइल एक दफा जनरेट हो गया तो कार्बोकैटाइन किस तरह बनता है, इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह बेंजीन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक करता है और इस किस्म का एरीनियम आयन बनता है जिसमें एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है और इस किस्म का एरीनियम आयन जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो बना है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हुआ है। ये जो एरीनियम आयन होता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है।
इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी को यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफर होती है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफर हुई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर हुआ। तो ये तीन कैनोनिकल फॉर्म्स और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इसकी एविडेंस है कि ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये कितना स्टेबल है। उसके बाद द थर्ड स्टेप इज द रीस्टोरेज ऑफ एरोमेटिसिटी। रिस्टोरेज ऑफ एरोमेटिसिटी में प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है और उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोटॉन जो है ये ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इसको मिल जाती है और प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और उससे हमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है मिलता है। हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करने से पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखना चाहेंगे। वो भी ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो आपको स्लाइड नंबर 7 पे स्क्रीन पे विजिबल है, ये आपको बता रही है कि किस तरह ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म है। अगर ये कंटिन्यूस या कंसर्टेड होता तो ये दरमियान में ये ग्रूव ना होता। तो ये जाहिर करता है कि ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म है। किस तरह इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच होता है। इलेक्ट्रोफाइल के अटैच होने से यानी एक थ्योरेटिकल ट्रांजिशन स्टेट से पास होता है, एक खास एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए होती है टू कन्वर्ट these reactants into इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कहते हैं, यानी एरिनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ये बना हुआ है। Then it passed through another some sort of activation energy barrier and it is converted into electrophilic substituted product. और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको ये एविडेंस है कि ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, किस तरह इसमें इंटरमीडिएट जो है वो बनता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डायजो कपलिंग, फॉर्माइलेशन, कार्बोक्सिलेशन। इसके अलावा हेलोजिनेशन भी है जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं है। हेलोजिनेशन मींस क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। तो ये भी उसमें जो है वो उसका हिस्सा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन को एज एन एग्जांपल लेते हैं। तो नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, इसलिए इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। इसके लिए कंडीशंस ये हैं कि हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड 3:1 रेशो में होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं इससे एक खास किस्म का इलेक्ट्रोफाइल जिसे नाइट्रोनियम आयन कहते हैं वो बनता है। एंड दैट इलेक्ट्रोफाइल विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन और हमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है वो है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है ये आपको अभी विजिबल है कि किस तरह नाइट्रिक एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो इससे जो है ये इस OH ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है, यानी डिहाइड्रेशन हुई है, रिमूवल ऑफ वाटर एंड सल्फेट आयन, and you will get this nitronium ion as an electrophile. This is very crucial step कि ये नाइट्रोनियम आयन कैसे बनता है, ये उसका मैकेनिज्म है। Then नाइट्रोनियम आयन जो है, this is a very good nucleophile because it is electron deficient and positively charged. So electron rich benzene will attack on this nitrogen which is electron deficient at this time now and then it gets अटैच, ये उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह हमें एक कार्बोकेटाइन मिलता है, एक ऐसा कार्बोकेटाइन जिसके साथ नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। याद रखें इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी को आप इसकी कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज को सही पोजीशन पे अपीयर करा के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। और फिर उसके बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, रिस्टोरेज ऑफ एरोमेटिसिटी होती है थर्ड स्टेप में, जिसमें हाइड्रोजन ये प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया है। एट द एंड जो प्रोडक्ट है वो नाइट्रोबेंजीन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सल्फोनेशन। इसमें सल्फोनियम आयन जो है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल है और वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है। सल्फोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज सल्फोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये कैसे बनता है? बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नो नाइट्रिक एसिड इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। If you add nitric acid, you will get nitro substituted product.
So if you want to have a benzene sulfonic acid, this is benzene sulfonic acid, then you have to use sulfuric acid along with sulfur trioxide. So this sulfur trioxide and sulfuric acid, they react together to give you this electrophile which is known as सल्फोनियम आयन। ये सल्फोनियम आयन जो है ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाया गया है। OH ऑफ ये दोनों जो है इसमें आप देखें ये इसके साथ अटैच करते हैं और इसके बाद ये वाटर इसमें से रिमूव होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव होता है और आपके पास ये सल्फोनियम आयन जो है वो बना है। तो सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, उससे ये बाइसल्फेट आयन जो है ये बना। ये बाइसल्फेट आयन या सल्फेट आयन जो है वो दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इससे हमारे पास डिहाइड्रेशन और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट नहीं जो इंटरमीडिएट या जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इसको हम सल्फोनियम आयन कहते हैं। सल्फोनियम आयन बनने के बाद ये देखें ये फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनियम आयन है। सल्फोनियम आयन बनने के बाद बेंजीन विच इज इलेक्ट्रॉन रिच ये उस पर अटैक करता है और इससे ये इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और ये उसके बाद जो है प्रोटॉन ट्रांसफर होती है। ये लास्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो है एक और नेम्ड रिएक्शन भी है जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एल्काइलेशन जिसमें अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करता है और एसाइलेशन जिसमें एसाइल ग्रुप रिप्लेस करता है। रिमेंबर आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि लीविस एसिड जो है वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लीविस एसिड इज रिक्वायर्ड टू पोलराइज दिस बॉन्ड। ये इस बॉन्ड को वीक करने के लिए यूज होता है ताकि ये आर कार्बोकेटाइन की फॉर्म में इससे सेपरेट हो जाए। इसी तरह एसाइल क्लोराइड के साथ भी हमें कैटालिटिक अमाउंट ऑफ लीविस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो अल्काइल क्लोराइड है, ये देखें दिस इज अल्काइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड will react with this benzene and you will get this type of alkylated product। अब यहाँ पे स्क्रीन में पे आपको दो किस्म के प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ये एन प्रोपाइल क्लोराइड है तो हमें ये एन प्रोपाइल बेंजीन मिले, ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि AlCl3 की मौजूदगी में ये पोलराइज होके कार्बोकेटाइन बनाता है। क्योंकि ये कार्बन के ऊपर ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये प्राइमरी होता है, ये अपने आप को अरेंज करता है इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज्ड एंड स्टेबिलिटी के रेफरेंस में ये अपने आप को अरेंज करके इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो ले आता है, यानी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट होता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें वो एन प्रोपाइल बेंजीन की बजाय आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो बनती है। तो क्योंकि इसमें ये भी एविडेंस है कि किस तरह कार्बोकेटाइन जो है वो बना है और वो फिर अपने आप को अरेंज कर सकता है। Diazo coupling is one of the specialized electrophilic substitution of the aromatic ring, लेकिन ये उन उसमें हो रहा होता है जिसमें बाकायदा ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जैसे फिनोल है, अमीन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। यही जो है वो डायजो कपलिंग शो कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल डायजो कपलिंग जो है वो बेंजीन रिंग जो है वो शो नहीं करता है। इस चीज को मैं यहाँ पे इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि वैसे तो ये जो डायजोनियम साल्ट है, ये डायजोनियम साल्ट भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन इसके साथ जब न्यूक्लियोफाइल यानी कोई फिनोल या अमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको रिएक्ट करता है तो यहाँ से इसको अटैच कर लेता है। तो डाइजोनियम साल्ट बनने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके साथ जो है इनके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। अगर तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा तो इसका डाइजोनियम साल्ट आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, दिस इज अनदर स्टोरी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं। डाइजोनियम साल्ट जो है
जब पैरा सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद हो तो उसमें डाइजोनियम साल्ट के बनने के चांसेस 100% होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ये कोई भी फिनोल अमीन ये उसके साथ अटैक करता है और उसका जो पैरा पोजीशन है उस पे इसको इसके पैरा पोजीशन पे ये कपलिंग हो जाती है। दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड डाई एजो कपलिंग। अब यहाँ सोचेंगे कि ये एजो कंपाउंड है, इसको एजो कंपाउंड भी कहते हैं चूंकि एजा फ्रॉम नाइट्रोजन, और चूंकि दो नाइट्रोजन है तो इसीलिए हम इसको डाई एजो कपलिंग कहते हैं, यानी कपल्ड हो जाएंगे हैं दो एरोमेटिक रिंग वाया डाई एजो बॉन्ड, दो नाइट्रोजन जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। डायजो कपलिंग का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझ लें कि डायजो कपलिंग सिंपल बेंजीन रिंग में पॉसिबल नहीं है। ये हम इससे इसका सबसे पहले स्टेप में डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। हाउ इट इज फॉर्म, एनिलीन लें और नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करें तो आपके पास बनता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और ये नाइट्रस एसिड की मौजूदगी में डाइजोनियम साल्ट जो है वो कैसे बनता है, एक्चुअली दिस sodium nitrite will react with HCl to give you nitrous acid। ये सोडियम नाइट्राइट है, HCl के साथ जब ट्रीट करते हैं तो इससे नाइट्रस एसिड बनता है। ये नाइट्रस एसिड फर्दर कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये प्रोटोनेशन हुई है, फिर डिहाइड्रेशन होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है नाइट्रोसोनियम आयन। रिमेंबर नाइट्रोसोनियम आयन में N डबल बॉन्ड O है, फिर भी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एंड here's the electrophile is a nitrosonium ion. How it is, I have explained it in this diagram. Now, after that, this nitrosonium ion, if it is formed, it will attack on this NH2 and you will get this type of diazonium salt. And then this diazonium salt is necessary for the diazo coupling. और ये कैसे फिर डायजो कपलिंग की तरफ जाता है कि डाइजोनियम साल्ट का बनना आपने देखा, डाइजोनियम साल्ट किस तरह बनते हैं, डिफरेंट स्टेप में डाइजोनियम साल्ट बनते हैं और उसके बाद जो है वो डाइजोनियम साल्ट जो है ये दोबारा उस कपलिंग जो है रिएक्शन शो करता है। ये डाइजोनियम साल्ट है और फिनोल हो या अमीन हो, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स जिनका एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो OH इलेक्ट्रॉन रिच है तो आप ये देख सकते हैं कि कपलिंग होने के बाद ये कार्बन और ये कार्बन आपस में ये कार्बन और ये इसके साथ अटैच हो जाता है और ये जो कि दो नाइट्रोजन है तो इसलिए हम इसे कहते हैं डाई एजो कपलिंग। रिमेंबर ये जो डाई एजो कपलिंग से जो प्रोडक्ट आए हैं इसे हम एजो डाई भी कहते हैं क्योंकि ये अक्सर कलर करने में के लिए इस्तेमाल होता है, फैब्रिक का कलर करने में भी इस्तेमाल होता है। फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन में फॉर्माइल ग्रुप जो है, फॉर्माइल ग्रुप वो इलेक्ट्रोफाइल होता है और उसके लिए हमें चाहिए CO+HCl in the presence of aluminum chloride, copper chloride, and you will get from benzene to benzaldehyde. Benzaldehyde. Remember, this benzaldehyde is formed. Remember, this reaction is also known as Gattermann-Koch reaction. How this electrophile is generated, this is another story. HCl will react with carbon monoxide to give you this formyl carbocation. And then this formyl carbocation, which is formed in the presence of aluminium chloride, ये उसकी मौजूदगी में ये देखें क्लोराइड ने इसके ऊपर अटैक किया है, ये क्लोराइड इसके ऊपर अटैच हो गया है और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स एल्यूमिनियम एंड यू विल गेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्माइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्माइल ग्रुप। ये this is acting as an electrophile. Now is the time that this is should be replaced. How it is replaced, this is another story कि फॉर्माइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इससे हमारे पास
ये जो प्रोडक्ट बनता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। रिमेंबर, फॉर्माइलेशन के लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है कि बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ताकि ना सिर्फ वो उसको एक्टिवेट कर सके बल्कि वो उसको ओरिएंट कर सके। ओरिएंटेशन और स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन। फॉर्माइलेशन उन बेंजीन रिंग की हो सकती है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, और इसी तरह तो ये आपको एग्जांपल आपको दिखाई दे गई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है। डीएमएफ एक सॉल्वेंट है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड PuCl3 की मौजूदगी में आपको मिलता है यहाँ पे ये फॉर्माइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन जो है वो इतने आसानी से नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करें तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अपीयर नहीं होता अनलेस के आप कोई कैटलिस्ट यूज करें। इवन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसके अलावा भी कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है, ताकि हमें जो है टिपिकल जो है वो कार्बोक्सिलेटेड बेंजीन यानी बेंजोइक एसिड, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, वो हमें मिल सके। आजकल कार्बोक्सिलेशन को आप जो है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कर सकते हैं। वो इनडायरेक्टली आप इस तरह करते हैं कि आप पहले फिनाइल हेलाइड को कन्वर्ट करते हैं इनटू इट्स ग्रिग्नॉड रिएजेंट, देन पास कार्बन डाइऑक्साइड, यू विल गेट 100% कार्बन मोनो, you will get 100% this benzoic acid. So it means it is formed, and this is called carboxylation. दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप प्रैक्टिस करें, इसके मैकेनिज्म लिखें। ये नाइट्रोनियम आइन है, इसका प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन है। ये क्लोरोनियम आइन है और इसका प्रोडक्ट क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन कहेंगे। ये कार्बोकेटाइन है और इससे आपके पास इथाइल बेंजीन बन जाए तो ये जो रिएक्शन है लास्ट में, ये अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को जाहिर करता है। और ये जो है क्लोरीनेशन को जाहिर करता है और ये नाइट्रेशन को जाहिर करता है। एट द एंड यू कैन सी दैट कि ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है और यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि यू हैव टू ड्रॉ फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन। यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे, यहाँ पे उसका इंटरमीडिएट को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट को ड्रॉ करेंगे। आप ये डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ जो है इस तरह की डायग्राम को फिल करने की जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। So this is the end of this lecture. We have discussed only the electrophilic substitution of benzene and its mechanism. So I hope you understand.